नेपाली के द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। हिमालय और हम, यहाँ हम का मतलब क्या है बच्चों? भारतवासी, अर्थात हिमालय की तुलना करी गई है भारतवासियों से। तो हिमालय की पहले हम सबसे पहले तो विशेषता देखें कि मैं आपका केंद्रीय भाव शुरू कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, केंद्रीय भाव अर्थात कि पूरे चैप्टर का निष्कर्ष। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हिमालय में अटलता, अडिगता और स्वाभिमान है, ऐसे ही गोपाल सिंह नेपाली जो कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, आप में भी अटलता हो, अडिगता हो और स्वाभिमान हो। मतलब अगर ये तीनों गुण किसी भी भारतवासी में है तो वो कैसी भी विषम परिस्थिति आएगी वो उसमें डिगेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, कविताओं की लाइन तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसका पूरा समरी देखेंगे कि यहाँ कंपेयर करी है, तुलना करी गई है कवि ने कि हे भारतवासियों, हिमालय का आपसे ऐसे ही नाता है कि जैसे कितने ही तूफान और कितनी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, अगर हिमालय की आड़ में कोई चिराग भी है तो वो तूफानों से क्या करेंगे? बूझेंगे नहीं। हिमालय के वहाँ पर वो आकर के टकरा के चले जाएंगे। इसी प्रकार ये कहा गया है बच्चों कि जिस प्रकार प्रभात मतलब सुबह का समय, तो जब हिमालय पूर्व दिशा से उदय हो रहा है बच्चों, तो हिमालय पर जो सूर्य की किरणें हैं, ध्यान दो, सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से। तो जब वो उदय होने वाला समय है और हिमालय पर जो लालिमा लिए किरणें गिरेगी, तो वैसी ही किरणें उत्तर दिशा में जब सूर्य अस्त होगा, तो अंत में भी बच्चों देखना, जब उदय के बाद में अस्त वाली स्थिति है उसमें भी गोला बन जाता है लाल सूर्य। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जैसा प्रभात का समय है वैसा ही संध्या का समय है, किसका? सूर्य का। लेकिन इस हिमालय पर इन दोनों परिस्थितियों का समान प्रभाव पड़ता है। तो हे भारतवासियों, आप भी क्या करो? सुख और दुख को समान भाव से लो। यहाँ पर संध्या का मतलब है दुख और प्रभात का मतलब है सुख। फिर यहाँ पर कहेगा कवि कि जिस प्रकार से हिमालय क्या है बच्चों, अगर मैं एक आपको पिक्चर बना के बताऊं तो हिमालय पर्वत, ध्यान दीजिए, हिमालय को हम ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर से तो कोनेदार मतलब कोन के रूप में है ना, और नीचे कैसा है? आधार भाग इसका समविष है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कवियों की जो लाइनें आएगी तो ये कह रहे हैं कवि कि मुक्त निरावरण है। मतलब ये वाला भाग कैसा है बच्चों? निरावरण। निरावरण मतलब एक ही रूप। जबकि तन, तन मतलब शरीर, तो इतने भाग को कवि ने क्या बोल दिया है कि यहाँ पर वरण वरण, वरण वरण मतलब हिमालय बर्फ से आच्छादित है, तो ऊपर का भाग तो बर्फ वाला है और नीचे के भाग पर क्या है? हरियाली है। तो हरियाली में बच्चों फूल के रंग तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कवि ने कहा है वरण वरण मतलब भिन्न भिन्न रूप से शरीर ढका हुआ है। एक लाइन और आएगी। अब ध्यान दीजिए, फिर से मैं इस हिमालय का पिक्चर बनाऊंगी और हम यहाँ फिर देखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, कवि फिर कहना चाह रहे हैं कि ये जब सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, वो कहाँ गिर रहा है? हिमालय पर। तो जब हिमालय पर गिरेगा बेटा, तो हिमालय के नीचे ही क्या है? गंगा नदी है। तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ गिर रहा है? यहाँ। तो ये प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे कि हिमालय पर बर्फ आच्छादित है, तो सफेद रंग जो है इस गंगा नदी में ऐसा दिख रहा है कि एक सफेद लंबी सी चादर आच्छादित हो गई है। तो कवि की यहाँ पर ये बात की गई है कि इसका चरण धोने वाला, चरण कौन धो रहा है बच्चों? नीचे क्या है? गंगा नदी। तो इसका चरण धोने वाला वेदों की गाथा गाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये प्रैक्टिकली करके इसलिए बताया कि चूंकि कविताओं की लाइनें ऐसी है जिससे आपको और समझ में आ जाए कि इसका भाव क्या है। तो हिमालय कैसा है मालूम है? गंगा चूंकि क्या है? निर्मल है बच्चों, गंगा मोक्षदायिनी है। तो इसके चरण कहाँ? प्रक्षालन। प्रक्षालन किसको कहते हैं? चरणों को धोना। तो इसके चरण कौन धो रही है? गंगा नदी। तो गंगा नदी में जैसे निर्मलता है, कोई छल कपट नहीं है, वैसे ही हिमालय का बचपन भी निस्वार्थ भाव वाला है, छल कपट रहित है। ये वाला भाव यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। अगेन लास्ट में देखिए बच्चों, फिर पंक्तियाँ आएगी। चूँकि मैं आपको पोएट्री वाइज तो पूरा समझाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप इसका भाव समझ लें। ध्यान दीजिएगा, इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। कवि कह रहा है
कि इसका पदतल मतलब चरणों को छूने वाला गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आगे देखिए, जैसा यह अटल, अडिग, अविचल, मैंने पहले ही बता दिया था कि हिमालय की 3 विशेषताएं हैं। तो भारतवासी तुम भी वैसे ही अटल, अडिग और अविचल हो। अविचल मतलब किसी भी स्थिति में आप विचलित नहीं हो, धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। हे अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कवि कह रहे हैं कि अगर हिमालय भारत में है, भारत का सुरक्षा प्रहरी है, तो फिर भारत कैसा है? अविनाशी है। जिस प्रकार आत्मा का बच्चों कभी अंत नहीं होगा, शरीर ही नश्वर है, उसी प्रकार हिमालय भी क्या है? अविनाशी है। मैं लाइनों के अनुसार आगे बढ़ रही हूँ। कोई क्या इसको ललकारे। कवि कह रहे हैं कि हिमालय को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम कभी हिंसा से न हारे। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े से हम नहीं हारे भारतवासी। दुख देकर हमको कोई क्या हारे। कोई भी विरोधी देश, आतंकवादी हमारे को प्रताड़ित करके दुख नहीं दे सकता है। गंगा का जल जो भी पी ले। बच्चों मैंने अभी भाव बताया था कि हिमालय के नीचे क्या है बच्चों, क्या प्रवाहित हो रही है? गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो गंगा नदी और हिमालय चूंकि बर्फ का ही स्वरूप है, तो जब वो बर्फ पिघलती जाती है बेटा, तो किसमें मिलती जाती है? गंगा नदी में। मतलब समभाव, वो कैसी भी स्थिति में उसमें मिल रहा है। तो हम भारतवासी भी क्या करें? किसी भी विषम स्थिति में हम मिलते रहें, उससे भिन्नता की ओर या अग्रसर होके अलग नहीं हो, ये भाव। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लाइनें में आपको पीडीएफ में फिर हिंदी की भेजूंगी बुक में बच्चों, उसको आप देखते जाएंगे। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि समुद्र से ही भाप बन करके पानी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा उड़ता है, और वो किसमें आच्छादित बनता है? बादलों के रूप में। तो यही बादल किससे टकराते हैं बेटा? हिमालय पर्वत से। तो जब ये हिमालय पर्वत से टकराएंगे, ध्यान दीजिए, तो पहले भाप बन करके उड़े और भाप बन करके हिमालय से टकराए, तो यही फिर किसका रूप धारण कर लेंगे? वर्षा का रूप। और यही फिर किस में आ जाएंगे? गंगा नदी में पानी के रूप में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। मतलब बादल भी टकरा रहे हैं, तो बादलों की भी कोई स्थिरता नहीं है, वो टकरा करके और क्या बन रहे हैं? पानी, पिघलने के रूप में। और ध्यान दीजिए आगे, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खा जाते हैं। मतलब बच्चों तेज हवा आंधी आ रही है, और हिमालय तो क्या है? अटल है, अडिग है। तो वो तूफान, तेज आंधी हवाएं वापस हिमालय से टकरा करके पुनः अपनी दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात ये क्या भाव कि कितनी भी विषम स्थितियाँ आई है भारतवासियों, तुम भी तूफानों के रूप में जो विषम परिस्थितियों को वो तुमसे टकराएगी, लेकिन तुम विचलित मत होना, वो वापस चली जाएगी। यह भाव है। मेन निष्कर्ष लास्ट तक बच्चे सभी ये बात को समझते जाएं कि कंपेयर की गई है किससे? हिमालय से भारतवासियों की। वो भले ही हिमालय क्या है? निर्जीव है, लेकिन एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में उसकी तुलना किससे करी? गोपाल सिंह नेपाली ने भारतवासियों से। मेन इस भाव को समझने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिएगा, अंत में जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी। क्या कहना चाह रहा है कवि कि जब हमारे भारतीयों को स्वतंत्र करवाना था तो कई प्रकार की प्रताड़नाएं और विपदा आई, लेकिन ऐसी विषम स्थितियों में भी क्या हुआ मेरे बच्चों कि भारत विचलित नहीं हुआ और कई क्रांतिकारी गांधी निकल गए। गांधी जी ने तो दांडी यात्रा करी है, कई प्रकार की उन्होंने क्रांतियों को अहिंसा के रूप में किया है। और इसीलिए गांधी जी के लिए एक पंक्ति में यह कहूँगी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अर्थात बच्चों बिना शस्त्रों के द्वारा उन्होंने अहिंसा की नीति पर भारत को स्वतंत्र करवाया। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि आज भी तुम कई प्रकार के ऐसी विषम स्थितियों से एक गांधी नहीं 1000 गांधी खड़े हो सकते हैं। अंत में बच्चों, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। अर्थात जब इसकी छाया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिर से हिमालय पर्वत है बेटा, और जो इसकी छाया मतलब जब सूर्य यहाँ से है उत्तर दिशा से, तो जब वो सूर्य की किरणें इस पर आच्छादित हुई तो यहाँ पर छाँव बनी। ध्यान दो, ये छाँव क्या है? एक सकारात्मकता का प्रतीक है। छाँव का मतलब है यहाँ पर सकारात्मक भाव। अर्थात इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माते हैं।
अगर तूफान आए बच्चों तो वो तो विपरीत स्थिति में चले गए। तो जो चिराग मतलब दिया, दिया ऐसा का ऐसा ही जलता रहा, वो बुझा नहीं। तो यहाँ पर दिए से तुलना किसकी करी गई है कि हे भारतवासियों, तुम शरीर रूप में तूफान मतलब आतंकवादी या देशद्रोही तुम्हें मार भी देंगे, लेकिन आत्मा के रूप में तुम चिराग हो। तो उस चिराग के रूप में तुम आत्मा के रूप में प्रत्युष्ट होगे, प्रकाश के रूप में तुम जलते ही रहोगे। ये भाव कहना चाह रहा है कवि। अंत में गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात बार बार गोपाल सिंह नेपाली कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम्हारा किससे बच्चों, भारत से हिमालय का ऐसा ही नाता है। ये तो बच्चों मैंने एक तरह से ये सोचिए कि केंद्रीय भाव के साथ में आपको कविता की लाइनें समझो। कवि परिचय में मैं यही कहूँगी, गोपाल सिंह नेपाली एक गीतकार हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छे एक मालवी, इन्होंने रतलाम टाइम्स पे भी वो रचना लिखी है। और गोपाल सिंह नेपाली एक ऐसे कवि हैं जो भारत को, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए भारतीयों में क्रांति लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिया, प्रेरक हिमालय को लिया, और हिमालय को प्रेरक बना करके उन्होंने मोटिवेट किया है, भारतीयों को प्रेरित किया है कि हे भारतवासियों, तुम भी किसी भी विषम स्थितियों में टकराना मत, विषम स्थितियों में भागना मत, तुम्हें वहीं अटल, स्थिर और अडिग रहना है। पुनः मैं एक बार केंद्रीय भाव ये समझ लीजिए कि अब पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अंत में कवि क्या भाव कहना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जब PDF आएगा बच्चों बुक का, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, पर मैं यहाँ एक एक लाइन का भावार्थ समझा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रस्तुत कविता में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता के प्रतीक हिमालय को भारतीय गौरव के पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। अर्थात किसको पहचान चिन्ह बताया है, हिमालय को, किसके साथ में, भारतीयों के साथ में। देश की भूभौतिक की संरचना भी उसकी राष्ट्रीय भावना की आधार वस्तु बनती है। हिमालय क्या है बच्चों, एक तरह से भारत का आधार स्तंभ है, और उसको कंपेयर करके और प्रकृति की तुलना किससे कर दी गई है, नव चेतना का जनक मानव से। फिर यहाँ कहा गया है, यह भारत के उन्नत मस्तक के रूप में केवल पर्वतराज नहीं है। जैसे राजा के सिर पर क्या रहता है बच्चों, मुकुट, उसी प्रकार भारत की जो भूमि है उस पर हिमालय क्या है, एक तरह से राजा का मुकुट है। तो राजा की प्रतिष्ठा किससे है, मुकुट से। इसी प्रकार भारत की प्रतिष्ठा किससे है, हिमालय से। ये बात कहना चाह रहा है कवि। फिर कवि कहना चाह रहा है, ये जितना उच्च स्वाभिमानी का घोतक है, उतना ही इसकी सांस्कृतिक चेतना भी है। सांस्कृतिक चेतना से मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कल्चर, जिस प्रकार से जो रीति रिवाज, पहनावा और ये है, तो हिमालय किसी विविधता में भी लेकर के एकता को बताता है। वो भारत की अनेकता को लेकर के भी एकता का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लाइनें कविता की पढ़ी थी और भाव बताया था, वही वापस आ रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि भारत के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। कैसे, प्रभात और संध्या की लालिमा न केवल हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को वर्धन करती है, बल्कि भारतीय चिंतन को भी बताती है। मैंने बताया था कि प्रभात मतलब सुख और संध्या मतलब दुख, तो दोनों स्थिति में क्या है बेटा, सम है। तो सम कैसे है, स्थिर है, उसको प्रातःकाल की सूर्य की किरणों से या शाम की सूर्य की किरणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो गोपाल सिंह नेपाली भारतवासी को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कितना भी सुख आ जाए तो भी तुम हर्षित प्रफुल्लित नहीं हो, सम रहो, शांत रहो, और विषम स्थिति आ जाए तो भी सम और शांत रहो। कंपेयर, आगे देखिएगा, हिमालय के आंगन में ही ज्ञान और परंपरा ने जन्म लिया। ज्ञान और परंपरा का मतलब क्या है बेटा, कि हिमालय की कंदराओं में ही कई ऋषि मुनियों ने क्या किया है बेटा, वहाँ पर तपस्या करी है। ओके, और तपस्या के बाद में वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट या परिणाम निकाले।